हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं इनोवेशन एकेडमी के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर के अभी तक हमने 5 वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स देख लिए हैं। और अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज का फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इनकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचते हुए बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट में ये दोनों टॉपिक हमको बता रखे हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम वही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम डिटेल वीडियो में ये टॉपिक देखेंगे तो उनके जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी नहीं दे रखी हैं लेकिन इन पे क्वेश्चन नीट में आते हैं या अदर मेडिकल एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, वो सारे टॉपिक्स हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बात एनसीईआरटी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन टॉपिक 2.5। ड्यूरिंग कपलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पीनस इन द वजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। सिंपल सी बात है, अगर कपलेशन होगा तो उसमें जो सीमन रिलीज होगा वजाइना के अंदर, इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं, है ना। और ये नेचुरल इंसेमिनेशन होता है। एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है जिसमें आर्टिफिशियली अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई प्रॉब्लम होती किसी मेल में तो वो वाली कंडीशन की तरफ, वो वाले प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। द मोटाइल स्पर्म इज स्विंग रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, द ओवम रिलीज बाय द। चलिए पहले स्पर्म की बात कर लेते हैं। जो स्पर्म होता है उसको वजाइना में रिलीज़ किया गया, वो स्विम करेगा, वो रैपिडली मूव करते हुए कहाँ पहुँचेगा? पहले सर्विक्स में पहुँचेगा, फिर यूट्रस और फाइनली एम्पलरी रीजन में पहुँच जाएगा फैलोपियन ट्यूब के। ये जो पाथ है वो छोटे से स्पर्म के लिए, क्योंकि स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए काफ़ी लंबा पाथ होता है। ओवम जो है वो भी रिलीज़ होगा ओवुलेशन की प्रोसेस से। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डे ओवम रिलीज़ होता है, तो ओवुलेशन की प्रोसेस से ओवम रिलीज़ होगा, वो भी कहाँ पहुँचेगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन में पहुँचेगा। दोनों गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों गैमेट का आपस में फ्यूज़न होगा, कहाँ पर? एम्पलरी रीजन पर। एनसीईआरटी स्पेशली एम्पलरी रीजन की बात कर रही है, तो ये चीज़ हमें को याद रखनी है। फैलोपियन ट्यूब तो है ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में भी कौन सा रीजन? एम्पलरी रीजन है। Fertilization can only occurs in the ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary region. This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. काम की बात है, हर कपलेशन फर्टिलाइजेशन और आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता, प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं कर सकता। उसके पीछे की वजह यह है कि दोनों गैमेट का साथ में एक साथ आना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। कई कपलेशन में स्पर्म तो होते हैं, अगर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स होता है तो ऑब्वियसली स्पर्म तो रहेंगे, लेकिन वहाँ पे सेकेंड oocyte नहीं मिलेगा। सेकेंड oocyte केवल कब होगा? जब ओवुलेशन के टाइम पर, ओवुलेशन के बाद अगर कपलेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में वो भी केवल जो वाइटलिटी होती है, लाइफ स्पान होता है वो सेकेंड oocyte का, वो केवल होता है 24 से 48 घंटे। तो अगर उस ड्यूरेशन में कपलेशन हो गया तो स्पर्म जाके फ्यूज़ कर देगा ओवम को, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात है, स्पर्म ओवम दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, 46 क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट कहेंगे। ठीक है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही क्या है? फर्टिलाइजेशन है। ज़ूना पैलेसिडा, ज़ूना पैलेसिडा जो लेयर्स होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी oocyte की जो अंदर वाली लिनिंग्स होती है, लेयर्स होती है, उसको कहते हैं। जो अभी सेकेंडरी oocyte ओवम बोल रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte और ओवम क्या है। ये चीज़ हमने oogenesis वाले वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो जूना पैलिसिडा वाली लेयर को जैसे ही स्पर्म क्या करेगा? टच करेगा, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं वहाँ पर, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता के स्किप कर दिया है। और वहाँ पे क्या होगा? कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको अपन कैपेसिएशन बोलेंगे, कि जो ज़ूना पैलिसिडा लेयर है वो इम्परमीबल हो जाएगी दूसरे स्पर्म के लिए। एक स्पर्म ने तो उसको फ्यूज़ कर दिया, लेकिन दूसरे स्पर्म पॉलीस्पर्मी ना हो। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही ओवम को एक से ज़्यादा स्पर्म क्या कर सकते हैं? फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली ह्यूमन के केस में ये नहीं होता है। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए जो ज़ूना पैलिसिडा लेयर है वो इस तरह के केमिकल सीक्रेट करती है कि वो इम्परमीबल हो जाए दूसरे किसी स्पर्म के लिए। इसीलिए एक स्पर्म एक ओवम को फ्यूज़ करता है, एक से ज़्यादा स्पर्म
को एक से ज़्यादा स्पर्म एक ओवम को फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो केमिकल्स रिलीज़ करता है स्पर्म का, कौन सा वाला पार्ट रिलीज़ करता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम ही फ्यूज़न करता है ना। तो फ्यूज़ करने का काम सेकेंडरी oocyte को कौन करता है? एक्रोसोम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही स्पर्म ज़ोना पैलोसिडा को पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा? जो म्यूटिक डिवीज़न रुका हुआ था सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte और ओवम में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी oocyte एक्चुअल में क्या है, उसका म्यूटिक सेकेंड डिवीज़न जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अब होगा। और वो कंप्लीट होगा तो क्या होगा? अनइक्वल डिवीज़न होगा, जिससे एक सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा और दूसरा हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हैप्लॉइड ओवम है यही एक्चुअल में ओवम है, और ये अभी ऊटेड है। आगे चल के ये क्या करने वाला है? स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज़ होने वाला है, तब जाके आगे चल के ये किस में कन्वर्ट होगा? जाइगोट में कन्वर्ट होगा। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। अभी क्या होगा? ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 46 होते हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पर आगे चल के हमको बता रखा है कि ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। सिंपल सी कहानी है, हालांकि हम चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ठीक है यहाँ पर भी दे रखा है तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। होता क्या है? ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में, लेकिन गैमेट्स के अंदर आपको पता है 23 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और मेल जो गैमेट्स होता है यानी कि स्पर्म जो होता है उसमें दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम हो सकते हैं। कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं, 50% स्पर्म इसमें ऐसे होते हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% जो क्रोमोसोम्स होंगे 50% जो स्पर्म होंगे उनमें क्या होगा? वाई क्रोमोसोम होगा। इन और हमेशा जो सेकेंडरी oocyte होगा या फिर ओवम होगा उसके अंदर केवल एक ही तरह का क्रोमोसोम होगा और वो होगा एक्स क्रोमोसोम। और अगर ऐसा स्पर्म ओवम को फ्यूज़ करता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है तो जाइगोट के पास एक्स क्रोमोसोम यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो बच्चा होगा उसका जो सेक्स होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा। और अगर स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आता है तो ऐसी कंडीशन में जाइगोट के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में जो जाइगोट होगा उससे बनने वाला जो बच्चा होगा उसका जो सेक्स होगा वो बॉय चाइल्ड होगा। तो सिंपल सी ये कहानी है। आगे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। एक और चीज़ याद रखना हमको, जो जाइगोट है वो कहाँ बना है? एम्पलरी रीजन में। अभी वो धीरे धीरे मूव भी कर रहा है, कहाँ की तरफ? यूट्रस की तरफ। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वहाँ पे वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में वो क्या होगा? एडजस्ट होगा, एम्बेडेड होगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन के लिए जाइगोट कहाँ की तरफ मूव कर रहा है? यूट्रस की तरफ मूव कर रहा है। और साथ ही साथ क्या चल रहा है? माइटोटिक डिवीजन भी चल रहा है उसके अंदर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्लीवेज कह रहे हैं। तो पहले क्या होगा? जब जाइगोट डिवाइड होगा तो एक सेल से 2 सेल, देन फिर 4 सेल, देन फिर 8 सेल, देन फिर 16 जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन होगा। जाइगोट की जो सेल्स बन रही हैं, जाइगोट यानी अब तो उसको एम्ब्रियो कहना चाहिए, एम्ब्रियो की जो सेल्स बन रही है उनको क्या बोलते हैं? इनिशियल जो सेल्स होती हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर जब 8 to 16 सेल वाला जो स्ट्रक्चर्स हो जाएगा उसको हम क्या बोलने वाले? मोरुला बोलने वाले। ये वाला जो डायग्राम है इसमें हमको क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ए डायग्राम तो सेकेंडरी oocyte को दिखा रहा है, बी डायग्राम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म अंदर जा रहा है। उसके बाद सी डायग्राम में क्या हो गया है? यहाँ से क्लीवेज होना स्टार्ट हो गया है। जाइगोट के अंदर जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अभी इसके अंदर क्या हो गया? सेल का डिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, इस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड होती जा रही है। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो की इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर सेल्स। ठीक है, और ये जो एफ वाला डायग्राम है इसमें हमको मे बी 16 सेल्स दिखा रखी हैं, 16 ब्लास्टोमियर है यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा? फिर अगेन मल्टीपल डिवीज़न होते रहते हैं और क्या होगा? 32 सेल्स जब बन जाती है उसके बाद क्या होता है? सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो स्ट्रक्चर्स में। एक आउटर कवरिंग बन जाती है सेल्स की जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ कुछ सेल्स का मास इकट्ठा हो जाता है, मास ऑफ सेल्स इकट्ठा हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास, ICM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। हाँ,
16 सेल तक जो स्ट्रक्चर्स होता है, एम्ब्रियो होता है, प्री एम्ब्रियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। द मोरुला कंटिन्यूज डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। आगे चल के ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की तरफ आ रहा है। ये तो हम जान ही रहे थे कि जो जाइगोट है वो कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ मूव मूव कर रहा है। और साथ ही उसमें क्या चल रहा है, क्लीवेज चल रहा है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो दो सेल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है। आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर को हम इनर सेल मास बोलते हैं। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनर सेल मास आगे चल के क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक वॉल्स होती है, उनका फॉर्मेशन करता है। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम होती है उससे अटैच होती है। और जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच होती है तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिनको क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई और इसके आसपास का जो पूरा ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है उसको जो एंडोमेट्रियम की सेल्स होती है वो क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं और वो उसको अंदर की तरफ पुश कर लेती है। जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स होती है उसके अंदर धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। फर्टिलाइजेशन के बाद हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो डिजेनरेट कर जाता है, बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन होने के बाद प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू करती है। और प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।